अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में तो पिंकी पिंकी हो रही है। वो जो खातून नशे के केस में गिरफ़्तार है, जो लोगों को नशा सप्लाई करती थी, और उसके हवाले से अभी तक कोई ऐसा सच इतना बड़ा इंकशाफ नहीं हुआ। लेकिन फेक न्यूज़ बड़ी चल रही होती है। कोई आज मैं देख रहा था कि किसी ने जो मौलाना ताहिर अशरफी है उसके हवाले से कोई सोशल मीडिया पे चला रहे थे कि वो भी पिंकी के क्लाइंट्स में शामिल है, कि वो उनको नशा फराहम करती है, लेकिन ये बात गलत है। अच्छा, इससे मुझे एक बात और याद आ रही है, उसकी तफसील में नहीं मैं जाना चाहता क्योंकि फिर प्रोग्राम ज़्यादा उधर चला जाएगा। लेकिन मैं आपको हिंट देता हूँ थोड़ा सा, यानी कि मैं माजी में उस पर बात कर चुका हूँ कि जब लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ तो उस दौरान, उससे पहले, ऑपरेशन से पहले जो लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक आंटी शमीम को गिरफ़्तार किया, जो उनके ख़्याल में उधर कोई सप्लाई का काम करती थी, लड़कियों की सप्लाई का। इस हवाले से उन पे इल्ज़ाम था। तो उस टाइम भी बड़ी बातें चलती थी कि आंटी शमीम जो है ना, उससे के क्लाइंट में फ़लाँ फ़लाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम कुछ पार्लियामेंट लाजिज़ में भी इसी तरह की बातें होती थी कि सुने आंटी शमीम की एक किताब आ रही है जिसमें सब क्लाइंट्स का नाम है, और इसमें जो एम एन एज़ हैं और सैनिटर्स हैं उनके नाम भी आ रहे होंगे। तो यानी कि वो आजकल पिंकी वाला भी मामला कुछ उस तरह से चल रहा है, तो लिहाजा मैं इसको इधर छोड़ता हूँ। एक जो इंतहाई दिलचस्प खबर है ना, वो मैंने सब स्याहर पे बात करनी है। जो पहले हैं वो भी कोई ऐसी सटन वालियाँ नहीं है, यानी कि उनमें भी बड़ा एक बड़ी जान है, बड़ा मीट है। तो हम पहले बात कर लेते हैं यूएई के हवाले से। यूएई के हवाले से एक खबर आई है कि यूएई ने जंग के दौरान, बल्कि जंग जब शुरू हुई, तो उसने अपने अरब ममालिक, यानी दीगर अरब ममालिक को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि रल के ईरान नू पै जाइए। और फिर यह है कि उन पर अटैक भी हो रहे थे, कतर पे हो रहे थे, सऊदी अरब पर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने यूएई का साथ नहीं दिया। और इस पे यूएई काफ़ी बरहम भी है। मेरे ख्याल है उसकी बरहमी की एक वजह यह है कि यूएई पे सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे थे। कतर पर भी हुए, कतर पर भी और सऊदी अरब पर भी हुए, लेकिन उन पर इतने नहीं हुए जितने यूएई वालों पर हुए। तो उस लिहाज से यूएई वाले जो हैं वो इस पे अपने जो साथियों से भी बरहम थे, और उन्होंने कहा कि हमने अरब लीग तो बनाई ही इसलिए थी। मैं आपको माजी में भी जिक्र कर चुका हूँ कि इन्होंने ईरान और इराक, ईरानी इनकलाब ईरान से और इराक़ के सद्दाम से बचने के लिए इन्होंने अरब लीग बनाई थी। तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो उस टाइम इन्हीं लोगों से बचने के लिए अरब लीग बनाई थी। तो अभी अरब लीग जो है वो कुछ को अपना रोल प्ले नहीं कर रही। लेकिन यह है, अभी एक और ख़बर आई है उसी हवाले से कि सऊदी अरब ने एक तजवीज़ पेश की है कि एक मुआहदा किया जाए कि जिसके तहत जो ईरानी जारहियत से, जो एक उसके हवाले से जो अरब मालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, को मुआहदा किया जाए कि वो दोबारा से ईरान इस तरह की हरकत नहीं करेगा जिस तरह की उसने अभी की है। यानी कि बाकी ममालिक को जो उनको उसने टारगेट किया है, क्योंकि यानी कि अगर वो जंग में जीत भी जाता है तो फिर भी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ज़्यादा बोल्ड होगा, और अरब ममालिक उसकी मौजूदगी में एक खौफ की हालत में होंगे। तो वो नहीं चाहते, कि वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई एग्रीमेंट हो जाए। और इस तरह का यानी कि इस हवाले से उन्होंने अपने जो बाकी दोस्त ममालिक हैं, जिसमें डेफिनेटली पाकिस्तान भी शामिल है, तो उनसे भी बात की है कि आप ईरान वालों को ये बात समझाएं। तो लेट्स सी कि ईरान क्या करता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने, वो आपको पता है कल भी मैंने जिक्र किया था कि वो इंडिया में है, और इंडिया में उनसे पूछा गया जी कि किसी इसलिए तो आपके और अमेरिका के मामलात ख़राब तो नहीं हो रहे, या यानी कि सुलह नहीं हो रही, के दरमियान में पाकिस्तान है। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा किरदार अदा कर रहा है। प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका के साथ है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे इतने पुराने एक एतमाद का फुकदान पाया जाता है कि वो ओवरनाइट वो ख़त्म नहीं हो सकता। और यह है कि अमेरिका एक चाहता है कि वो चौधरी बन के हमारे साथ मुज़ाकरात करें, और हम उस ऐसा करना नहीं चाहते। अच्छा, अब यह है कि इसी से आज ट्रंप ने ये भी बात की है कि चीनी सदर ने कोई इनको यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान के मामले में अहम किरदार अदा कर सकता है, या ईरान को समझाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेट्स सी, आई डोंट थिंक कि यानी किस तरह का वो किरदार अदा कर सकते हैं या कैसा होगा। और फिर यह है कि क्या चाइना चाहेगा कि वो इस तरह का कोई किरदार अदा करे। लेकिन चाइना बड़ी अच्छी गेम खेल रहा होता है। उन्होंने ट्रंप को भी एक क्या कहते हैं, एक बेट दी, दाना पाया।
उन्होंने ट्रंप को भी कहा जी कि हम तो चाहते हैं कि हमारा खलीजी ममालिक पर इतना ज़्यादा इन्हिसार ना हो तेल के हवाले से, हम चाहते हैं कि हम अमेरिका से तेल ख़रीदें। अच्छा, इसके दोनों मतलब है, एक उसने अमेरिका को दाना डाला और दूसरा उसने ईरान वगैरह को, इन सब को मुतनबे किया कि मैं अपने मुतबादल भी तलाश कर रहा हूँ कि यानी कि मैं ज़रूरी नहीं कि आप पर बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। और ये वो पॉलिसी है कि जब आपकी इस तरह की पॉलिसी होती है, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो फिर आप उस तरह से ब्लैकमेल भी नहीं होते। और जिन लोगों के साथ आप बिज़नेस करते हैं वो भी ममनून महसूस करते हैं, वो फील करते हैं कि यार साढ़ा बिज़नेस कर रहा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ इसके पास ऑप्शन तो और भी थे, लेकिन ये है कि ये हमारे साथ बिज़नेस कर रहा है। अच्छा, आज जो है यानी कि उधर से जब गए हैं ना, जो ट्रंप है वो चाइना से वापस गया है, उस वाले से एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आई है। उन्होंने बताया कि जब जो एक यूएस का एयरफोर्स वन है, यानी कि जो सदारती तैयारा था, उसमें जो लोग बैठे हैं उन्होंने चाइना से ली हुई कोई चीज़ तैयारे में जाने से पहले बाहर रखी और फिर गए। क्या उनको कोई ख़दशा था कि कोई इसमें कोई जासूसी वगैरह का कोई हो सकता है कि गुड गैजेट्स लगी हों, क्या हो? मसलन ये है कि इवन कि जो उनको पिनें मिली थी कोई, वो भी उन्होंने वापस किए हैं, जो कोई क्रीडेंशियल्स वगैरह बाज़ का होता है ना कि कई जगहों पे कॉन्फ्रेंस में आपने एंटर होना होता है तो वो आपको एक कोई कार्ड सा बना देते हैं जी कि आपने हर टाइम गले में डाले रखना है। वो या बर्नर फ़ोन, उन्होंने इनको, जो वाइट हाउस का स्टाफ आया हुआ था उनको भी बर्नर फ़ोन दिए हुए थे कि आप आपस में एक दूसरे के लिए कम्युनिकेशन, मसलन ये है ना कि चाइना का सिस्टम ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का है, और उन्होंने उनको दिए कि आप ये बर्नर फ़ोन अपने पास रखें जब आपने इधर कम्युनिकेशन करनी हो। अच्छा, इसमें एक प्रोबेबिलिटी, एक इम्कान मौजूद रहता है कि कोई लोग जो है ना वो वापस ले जाएंगे, हालांकि बर्नर फ़ोन ऐसी कोई ले जाने वाली चीज़ नहीं होती। और फिर जो वाइट हाउस का स्टाफ है वो कोई फुकरे भी नहीं होते कि यानी कि वो बर्नर फ़ोन क्या होता है? यानी बर्नर फ़ोन इसी तरह समझो कि जैसे 3310 है, 3310 तो है आजकल हमारे पास एक बड़ी एक एंटीक के तौर पर भी लोग लेते हैं कि आगाज़ में 3310 आया था, लेकिन मतलब ये है कि वही वाली जो कैटेगरी है जो स्मार्टफोन नहीं है वो वाले, यानी कि इस तरह का उनको कोई दिया होगा, तो उन्होंने वो भी वापस किए हैं। और वापस क्या किए हैं, यानी कि उन्होंने बाहर उसे टोकरी रखी सी कि भाई जहाज़ वड़न तो पहला हर चीज़, एनी थिंग चाइनीज़ शुड बी डिस्कार्डेड, कि वो इधर आनी चाहिए, यानी कि उसको इट मस्ट बी थ्रोन इनटू द ट्रैश, आपके साथ ये जहाज़ में नहीं जानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इन्हें इसलिए किया है, ये इट वाज नॉट आउट ऑफ कंटेम्प्ट, चूँकि दोनों के दरमियान एक एतमाद का रिश्ता नहीं है, एक दूसरे की जासूसी खूब तरीके से ये कर रहे होते हैं, तो उन्होंने ये इसलिए काम किया है कि ताकि ये जो एक यानी कि कोई ऐसी चीज़ इसमें ना लगी हो, कोई गैजेट ना लगे हों कि जनाब है राज ट्रंप साहब बोंगियाँ मार दे जान और वो हर चीज़ जो है वो उधर रिकॉर्ड हो रही हो, नोट हो रही हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक और ख़बर पाकिस्तान के हवाले से भी चलें डिस्कस कर लेते हैं। आज एक एम एन ए हैं और उन्होंने ये आदिल बाज़ई, और ये कोयटा से हैं और पीटीआई से हैं, उन्होंने बड़ा एक अजीब किस्म का इल्ज़ाम लगाया एक साबिक डीसी कोयटा पे साद बिन असद पर, और उन्होंने कहा कि इसने मेरे पास अपनी गर्लफ्रेंड भेजी थी कि ये आपका इंटरव्यू करना चाहती है, और मैंने इंटरव्यू नहीं दिया तो इन्होंने मेरा प्लाजा गिरा दिया। अच्छा, जब इस तरह की बातें होती हैं ना, जब इस तरह के इल्ज़ाम होते हैं, तो मैं इनको क्या कहते हैं, आई टेक दैम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि इन्हीं की चीज़ें इतनी सादा होती नहीं है। मुझे अभी तक इसका कोई कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं, हालांकि मैंने 2-3 लोगों से पता करने की कोशिश की है। तो उस सूरत में यह है कि एक रेपुटेशनल इशू भी होते हैं। अब जो आदिल बाज़ई हैं, यानी कि एक पीटीआई के होने के नाते उनमें एक ये भी एक महारत है कि वो इल्ज़ाम बड़ा एक वाइल्ड किस्म का एलिगेशन भी लगा देते हैं, और पहले भी ये लगाते आए हैं। दूसरा कि क्या अगर यानी कि वो कह रहे हैं, यानी कि उसने आज पार्लियामेंट के बाहर को बात की, और उसने और उस टाइम पर बात की है कि जब अब डीसी उधर नहीं रहे, यानी कि डीसी उधर से आ चुका है। मुझे आइडिया है कि उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थी, वो बलूचिस्तान यकजहती काउंसिल, ये जो मारंग ग्रुप है, इनके ख़िलाफ़ जो एक्शन वगैरह थे, क्रैकडाउन थे, उसमें उसने काफ़ी कलीदी किरदार अदा किया था। तो पहले ये ख्याल था कि इसको कोयटा में किसी और जगह पर भेजा जाए, लेकिन फिर ये था कि इसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो वो वापस ही भेज दिया गया। तो क्या को बंदा इस तरह सीखेगा, यानी ये कहता है आदिल बाज़ेरी, उसने कहा जी कि
ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपके पास आ रही है तो आपने इसका काम करना है या इसको इंटरव्यू देना है। इस तरह की कोई बातें कोई इतना पब्लिकली करता नहीं है, यानी कि मेरी एक कॉमन सेंस में ये बात नहीं आती कि इस तरह ऑब्वियस ना हमारे माशरे में ये वर्ड जो है वो कोई इतना एक्सेप्टेबल है कि कोई बंदा एक बिल्कुल जैसे कोई बड़ा कल्चरल हो कि जैसे यानी कि मैं कह दूँ यार ये मेरा दोस्त आ रहा है तो इसको काम कर देना। अच्छा, तो ये अगर इस तरह से यानी कि जो इसने लैंग्वेज इस्तेमाल की है ये कोई मुनासिब नहीं है, यानी कि उससे मुझे लगता है कि ये कुछ स्कोर सेटल कर रहा है। अब उस दौरान आगे वो डीसी साहब जो है उनका क्या बन रहा है, यानी कि वो आगे डिप्टी सेक्रेटरी हैं आजकल, और से और यानी कि वो घर अपनी वजाहतें देते देते बाकी लोगों को वजाहतें देते देते, या आइंदा कभी किसी ने उन पर कोई अटैक करना हो तो वो भी यही एक एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे जी कि एक दफ़ा आदिल बाज़ई ने इल्ज़ाम लगाया था और आदिल बाज़ई कहेगा कि मैं जरा तेरे से इल्ज़ाम लाया ना तू की याद रखेगा पूरी ज़िंदगी मैंने याद रखेगा। तो एनी वे यानी कि मुझे फ्रैंकली इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मुझे कोई इतना सॉलिड नहीं लगता। हम तो होता है ना यानी कि मीडिया वाले उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया बस, यानी इससे आगे बात नहीं करनी, इससे आगे कोई चेक नहीं करना। मैंने कोशिश की है, मुझे कोई ऐसा कोई बंदा जो कि इसको बयान कर सके, यानी कि यही है कि जैसे दो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ होते हैं ना वो मिल रहे होते हैं, लेकिन उनसे भी ये बात अयान ही हो रही कि बात को साधा है। यही है कि उसका हो सकता है प्लाज़ा गिरा है या कोई एंटी इंक्रोचमेंट एक्शन हुआ होगा तो उसने इस पर ये कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया है। ये बात नहीं हो सकती थी कि मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है पहले नंबर पे, कोई इस तरह कहता नहीं है। या अगर उसने ये कहा कि भाई फ़लाँ खातून आ रही है आपने उसको इंटरव्यू दे देना है, तो उस सूरत में ये नहीं होता कि सिर्फ वो ना हो कि इंटरव्यू ना हो तो आप फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आप प्लाज़ा करा देते हैं। ये बातें इतनी सादा नहीं हैं, लेकिन चूँकि आज सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं तो मैं सोचा कि आपसे इस बारे में बात कर लूँ। अब जो एक सबसे जो एक दिलचस्प बात है वो है वो भी बैरून मुल्क से है। मुझे बड़ा शौक़ भी है ओवरऑल इस दुनिया को समझने का जिस दुनिया में हम रहते हैं और इस दुनिया में क्या हो रहा है। ये एक कंट्री के प्रेसिडेंट के हवाले से है कि जो एक दूसरे कंट्री को विज़िट करना चाहता था, लेकिन उस कंट्री को यानी कि जो पहले वाला कंट्री है उसको दुनिया में मुश्किल से कोई 12 ममालिक हैं जिन्होंने रेकग्नाइज़ किया हुआ है सफारती लिहाज से। कितने? 12 ममालिक, यानी कि जिन्होंने रेकग्नाइज़ किया, और उनमें से भी कोई ऐसा काबिल ज़िक्र मुल्क शामिल नहीं है जिसने रेकग्नाइज़ किया हो। सब जो हैं छोटे 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 मुल्क। अब उन्हीं में से शामिल एक अफ्रीका में एक और छोटा सा मुल्क है, उसका नाम है स्वाज़ीलैंड। उसने इस मुल्क को रेकग्नाइज़ किया होगा। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ताइवान की बात कर रहा हूँ। ताइवान वही जिसका कल भी हम जिक्र कर रहे थे। ताइवान को चाइना अपना हिस्सा समझता है, लेकिन ताइवान जो है वो अपने आप को अलग मुल्क समझते हैं, और अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है। लेकिन दिलचस्प की बात यह है कि वो 12 ममालिक जिन्होंने अभी तक ताइवान को या जिन्होंने राइट नाउ ताइवान को रेकग्नाइज़ किया हुआ है, उसमें अमेरिका भी शामिल नहीं है, उसमें कोई यूरोपीय मुल्क भी शामिल नहीं है। ठीक है, कोई जो है यानी कि लैटिन अमेरिका के कोई ऐसे यानी कि बेनाम मुल्क है जिनके अभी कभी नाम भी आपने ना सुने होंगे, वो वाले शामिल है। या अफ्रीका से मैंने बताया आपको एक, या वेटिकन सिटी जो कि जिधर पोप रहता है उन्होंने किया हुआ है। इस तरह के छोटे 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 मुल्क उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। वजह क्या है? चाइना ने सब ममालिक को कहा हुआ है, उन्होंने कहा कि एक टाइम पर आप एक मुल्क से तलक रख सकते हैं, यानी कि एक टाइम पर या आप चाइना से तलक रख सकते हैं या आप ताइवान से रख सकते हैं, दोनों से नहीं रख सकते। लिहाजा इवन चाइना के जो मुखालिफिन भी हैं, जिनके साथ चाइना का ट्रेड है, जिनके साथ चाइना का बिज़नेस है, उन्होंने ताइवान को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। इंडिया ने भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, यूरोप ने भी एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। यूरोप में सिर्फ वेटिकन सिटी है। तो अब इसमें एक हमारे लिए सबक है। मैं बात को आगे ले जाने से पहले मैं ज़रा इधर ये भी बता दूं, जब हम रो रहे होते हैं ना कि जी नहीं वो फ़लाँ हमें छोड़ के चला गया, फ़लाँ हमें छोड़ के चला गया, ज़िंदगी का एक सबक ये है कि अपने पाँव पे खड़ा होना सीखें, अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग करें। जब आप स्ट्रांग करते हैं सारे आपके दोस्त बन जाते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं ना तो दुनिया आपको वैसे ही रोन देती है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इन हालात में ताइवान कि जिसको दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने रेकग्नाइज़ नहीं किया होता, उनके सदर ने किसी जगह पे ट्रैवल करना हो तो उसको मसला बना होता है कि वो कैसे जाएगा।
कई ममालिक हैं वो अपनी एयर स्पेस अलाउ नहीं करते, वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। कई जगहों पे चाइना उन ममालिक को प्रेशराइज करता है कि आपने इनको एयर स्पेस अलाउ नहीं करनी। आमतौर पे वैसे आम हालात में ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह है कि उनका चाइना का इन्फ्लुएंस है दिन दिन बढ़ता जा रहा है। अब वो जो स्वाज़ीलैंड है, जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा एक पिद्दा सा मुल्क है, उनके बादशाह ने अपने कुछ 40 साल की कोई सेलिब्रेशन रखी हुई थी, उसको काबज़ हुए हुए कुछ 40 साल हुए हैं, उसने इनको भी बुलाया हुआ था, ताइवान के प्रेसिडेंट को। अब ताइवान जिसके यानी कि यार ही पहला घट होने आंदा कि जेडे है ने चार मैं इन्होंने नाल कोई तलक बना के रखा, तो उसने उधर जाना था, स्वाज़ीलैंड जाना था। अब मसला ये है कि एवरीथिंग वाज ऑल सेट। वो ममालिक जिन्होंने उसको सफारती तौर पे तस्लीम नहीं किया हुआ, या यानी कि बाय द वे को तकरीबन 50 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने पहले ताइवान को तस्लीम किया हुआ था, वो उन्होंने उसका स्टेटस चेंज कर दिया, वो उसके साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं अंडर चाइनाज़ प्रेशर। तो इवन कि इसी सदर ने लास्ट कुछ अर्सा पहले की बात है, उसने लैटिन अमेरिका जाना था, वही जो छोटे छोटे चांदे के ममालिक हैं उनमें से किसी जगह पे जाना था, और उसको रास्ते में कोई कुछ देर के लिए रुकना था जिधर से उन्होंने रीफ्यूलिंग करानी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका में रुक जाएंगे। अमेरिका ने अलाउ नहीं किया उस ताइवानी सदर को रुकने के लिए, तो उसको अपना लैटिन अमेरिका का अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल करना पड़ा। अब फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हम अफ्रीका की बात कर रहे थे, तो इधर कोई तकरीबन इसने कोई 12 ममालिक से परवाज़ गुजर के उधर जानी थी। अब तमाम ने पहले कोई इजाज़त दे दी हुई थी, चाइना को भी गालबन पता चल गया कि ये जा रहा है, और उसमें से फिर कुछ 2-3 ममालिक हैं, उन्होंने कहा जी कि ऐसी इजाज़त नहीं दे सकते। अब अगर वो उधर इजाज़त नहीं दे सकते, उनकी एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उधर से गुजर नहीं सकते, तो फिर किधर से आप जाएंगे, यानी कि ये एक क्वेश्चन था। फिर उन्होंने इसका हल निकाला, उन्होंने यानी कि पहले जो चाइनीज़ सदर ताइवानी सदर है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं अपना विज़िट कैंसिल कर रहा हूँ। चाइना वाले जो है उन्होंने भी ना आपको ये आंदे ने बगलम जानी शुरू कर दी हैं कि भाई यानी कि हमने जो है ना इसको नहीं जाने दिया, एम्बेरस हुआ है, और ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि इनके साथ ताल्लुकात नहीं रखने। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक सीक्रेटली वही स्वाज़ीलैंड के बादशाह को कहा कि एक जहाज़ अपना भेज दो सानू ही, और वो जहाज़ जो है वो पहले ताइवान की अपनी एयरलाइन से ही इन्होंने उनको दिया हुआ था। वो 4 इंजन वाला जहाज़ सी। अब ये होता है कि जब आपने समंदर के ऊपर से, आपने कई रास्ते ऐसे हैं जितने आपने सिर्फ समंदर के ऊपर से गुजरते हैं, तो ऐसी जगह होनी चाहिए। नहीं कि एक तो ये है कि आपका जो है ना फ्यूल की आपकी कैपेसिटी ज़्यादा हो कि आप ज़्यादा फ्यूल डाल लें, तो उसके लिए जो ये ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, ये 2 इंजन वाला जहाज़ था। जो उधर से आया वो 4 इंजन वाला था, एक चीज़। और दूसरा वो ये था जी कि वो इनका नहीं था, ताकि ये भी जो है ना एक कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि किसका जहाज़ जा रहा है, ये ताइवान का तो नहीं जा रहा, यानी कि उधर जो कॉल साइन आएगी वो तो उसी स्वाज़ीलैंड के हवाले से ही आएगी। अब क्या हुआ कि उधर की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आई ताइवान में जी कि मैं एक अपने एक बायलैटरल रिलेशन पे उनको मजबूत करने के लिए हम ताइवान जा रहे हैं। अब जाती दफ़ा उन्होंने क्या कि चल सोने चलिए, रात को उन्होंने सदर को बिठाया और चल पड़े, और इसको इतना सीक्रेट रखा गया कि इवन जो ताइवान के भी बहुत सारे सीनियर लोग थे उनको नहीं आइडिया था। और फिर जब जहाज़ चल पड़ा, फिर हर 2 घंटों के बाद उन्होंने कोई अपना सिस्टम रखा हुआ था कि जिसके ज़रिए वो इनको ताइवान की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर रहे थे कि हम फ़लाँ जगह पर पहुँच गए, फ़लाँ जगह पर पहुँच गए। और फाइनली सुबह के टाइम वो उधर पहुँचा, और फिर जो है उधर उसने सेलिब्रेशन को अटेंड की, और फिर वापस आया। और जब वापस आया तो आगे यानी कि उनका जो जहाज़ हैं, उन्होंने जो फाइटर जेट्स हैं ताइवान के, उन्होंने जब वही उनकी हदूद में आया तो उन्होंने उसको एस्कॉर्ट कर लिया और नीचे उतर गए। उसके बाद जो है यानी कि जो चाइनीज़ हैं, यानी कि ये जो ताइवान है, उनकी एक इनके पार्ट पे बड़ी विक्ट्री थी कि हम किसी मुल्क से हो आए हैं। चीनियों ने यानी कि उस पर काफ़ी एहतजाज भी किया, उन्होंने कहा कि जी कि जिमें चूहा जड़ा ना इंजे कोई नालियाँ जिहदे विचों हो के ते गुजर जाता है। और लेकिन मैं इसमें एक ये बात सोच रहा था, रिगार्डलेस कि हम चाइना के दोस्त हैं या फलां, मैं सोच रहा था कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है, कि ताइवान जो है कोई इतना रया मुल्क नहीं है, यानी कि उन्होंने अपनी हिम्मत से ज़्यादा यानी कि अपने आप को वो मेहनत करते हैं, चिप्स वगैरह चिपां बनाते हैं, यानी कि वो इस तरह के काम करते हैं, तो यानी कि वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह है
कि वो जब चाइना के शेडो में जाते हैं तो दुनिया का कोई मुल्क उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता। और यानी कि उनको उनकी नस्ल दर नस्ल वो एक इनसिक्योरिटी में गुजारते हैं कि पता नहीं आज नहीं तो कल चाइना ने हम पे कंट्रोल कर लेना है। और फिर ये है कि उन्हें लगता है कि जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है और जूँ जूँ चाइना ग्रो कर रहा है तो अब तो अमेरिका भी हमें चाइना से नहीं बचा सकता। तो मैं इस तनाज़र में ये देख रहा था कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत होती है, और फिर यह है कि आपको जो रिकग्निशन मिलती है वो कितनी बड़ी नेमत होती है। हमने तो कभी बादर ही नहीं किया ना कि हमें कितने मुल्कों ने सफारती तौर पे तस्लीम भी किया हुआ है। ये ताइवान वालों को पूछें कि कितनी ज़्यादा, यानी कि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस कितना शदीद होता है। तो एनीवे, आप जब इस तरह के ममालिक को भी देखते हैं तो बंदा बड़ा लक्की फील करता है। जो आज़ादी है ना, आज़ादी से बड़ी इस दुनिया में कोई नेमत नहीं है। आज़ादी से बड़ा, आज़ादी से बड़ी ये आज़ादी से ज़्यादा अहम पैसा भी नहीं है। आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। इमेजिन कि आपके पास पैसा हो लेकिन आज़ादी ना हो। तो अल्लाह ताला हमें हमें एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद शहरी के तौर पे पैदा किया और हमें आज़ाद ही रहना नसीब फरमाए। तो नाजरीन, इसके साथ मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।